नमस्कार साथियों, कैसे हो? गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए, जुड़िए हमसे फटाफट। कक्षा में जो कार्य किया जाए और उस कक्षा कार्य को अगर होमवर्क के साथ जोड़ लिया जाए तो काम आसान हो जाता है। पहले हम कक्षा कार्य करते हैं, उसके बाद में आपके लिए होमवर्क की व्यवस्था भी की जाएगी, जो अपने आप को एनालिसिस और अपने आप को अभ्यस्त करने में सहयोगी होगा। आज हम जिस प्रकरण के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है संस्कृत का धातु रूपाणी। धातु रूपाणी इस प्रकरण के आज पहले भाग को देख रहे हैं। क्योंकि शब्द रूपों की ही भांति यह प्रकरण भी थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए इसके जितने भाग बनेंगे उन भागों में बांट करके हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अब इससे पहले बात की जाए धातु रूप क्या होता है, तो इसको मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले चलूँ, दूसरी भाषा के साथ जोड़ूं कि हिंदी भाषा में जिन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं उन्हीं शब्दों को संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। यहाँ तक कोई बात। अब धातु रूप बनने के लिए जो धातु शब्द है उसके कितने भेद हैं और उनमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं, उन धातुओं का विभाजन भी किन्हीं गणों, परिवारों में, समूह में होता है क्या, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। उससे पूर्व कि हिंदी भाषा में जैसे हम क्रिया शब्दों को जानते हैं, जागना, उठना, बैठना, सोना इत्यादि, उन्हीं को अगर संस्कृत की भाषा में हम ढालते हैं तब हमारे सामने आते हैं गच्छति, पठति, सेते, क्रीडति इत्यादि, जो धातु रूप के रूप में जानते हैं, जिनको क्रिया शब्द भी कहते हैं। वो क्रिया शब्द तब बनता है धातु जब उसके साथ उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात होती है। अब बात यहाँ हो शुरू कि प्रकरण के अनुसार धातु रूपों को कैसे बनाएंगे या धातु रूपों के कितने भेद होते हैं। तो मूलतः देखा जाए काल, वचन और अवस्था के अनुसार, तो दृष्टिकोण से देखा जाए तो धातुओं के 3 रूप पाए जाते हैं। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो धातुओं के हमें यहाँ पे 2 रूप मिलते हैं, 2 प्रकार मिलते हैं। वो 2 रूप कौन से हैं उस पर चर्चा होगी। उन 2 रूपों को देखते हैं। पहले शब्द है हमारे सामने धातु। इसके बारे में बात की कि क्रिया शब्द बनाने के लिए हिंदी भाषा में जिनको हम क्रिया शब्द बोलते हैं, उन क्रिया शब्दों को बनाने के लिए ही संस्कृत में जो मूल शब्द चाहिए होता है उसे ही हम धातु कहते हैं, क्योंकि यह क्रिया का मूल है। और इस क्रिया के मूल धातु में अगर प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि जोड़ते हैं तब वो धातु रूप का यानी कि क्रियापद का रूप लेता है। तो इस धातु के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो 2 हैं और दोनों प्रकारों को हम यहाँ देखते हैं। तो एक भेद जो है वो है परस्मैपदी का। एक भेद जो है वो परस्मैपदी है, दूसरा भेद जो है आत्मनेपदी है। अर्थ की दृष्टि से परस्मैपदी और आत्मनेपदी, ये दो भेद यहाँ पे धातु के हमारे सामने हैं। यानी कि अब इनको भी थोड़ा सा समझना होगा हमें कि परस्मैपदी धातु कैसी होती हैं और आत्मनेपदी कैसी। ये देखिए, परस्मैपदी जो धातुएं हैं वो धातु होती हैं जिनको करने के बाद जो फल प्राप्ति होने वाली है वो उस क्रिया को करने वाले यानी कर्ता को ना मिले। दूसरी भाषा में कहूँ, जिस प्रकार से हम घर में कोई हवन, क्रिया, कर्मकांड इत्यादि करवाते हैं, वहाँ पे जो करवाने वाला होता है इस काम, उसे हम यजमान कहते हैं, स्वयं व्यक्ति गृहस्थी। और जो काम करता है पूजा पाठ करने के लिए मंत्रोच्चारण इत्यादि का जो करता है, हवन इत्यादि, उसको हम पंडित जी या इस तरह से कहते हैं। तो उस पंडित जी के द्वारा किया हुआ जो कर्म है, यज्ञ इत्यादि, वो कर्म जो होगा किया पंडित जी के द्वारा है, लेकिन उसका जो फल प्राप्त होना चाहिए या जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो फल प्राप्त उस गृहस्थी को होगी। इस प्रकार से जो क्रियाएं हैं, यानी जिन क्रियाओं को करने का फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिलता है, वहां पे जो क्रियाएं होंगी वो परस्मैपदी धातु की बनेंगी। और ऐसी क्रियाएं जिनको करने से जो फल प्राप्त होने वाला है या उन क्रियाओं को करने से जो लाभ मिलेगा वो स्वयं उस कर्ता व्यक्ति विशेष को मिलेगा, तब वो क्रियाएं जो बनती हैं वो इन आत्मनेपदी धातुओं से बनती हैं। ये 2 भेद जो धातुएं हैं, इनका यही मुख्य भेद है कि
कि परस्मैपदी धातुओं का लाभ दूसरे व्यक्तियों को मिलता है और आत्मनेपदी धातुओं से जो क्रिया बनती है और इन क्रियाओं के द्वारा जो कर्म होता है उस कर्म का जो फल मिलता है वो स्वयं व्यक्ति विशेष को मिलता है, तो वो आत्मनेपदी धातु की क्रियाएं होती। ये हमने दोनों धातुओं का भेद देखा। अब इन दोनों धातुओं के अलावा जो एक और भेद बन जाता है वो दोनों को मिश्रित करके चलने वाला, उसका नाम है उभयपदी धातु। उसको भी हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। दोनों का जो मिक्स रूप है उसे देखेंगे उभयपदी। यानी कि ऐसी धातु जिनके रूप या धातु रूप परस्मैपदी धातु के प्रत्ययों के साथ भी चलते हैं और आत्मनेपदी धातु के जो रूप चलते हैं उसके हिसाब से भी उनकी तरह भी चलते हैं। यानी उभयपदी धातु वो धातु है जिनके धातु रूप दोनों ही तर्ज पे चलते हैं, यानी परस्मैपदी धातुओं की तरह भी और आत्मनेपदी धातुओं की तरह भी। उन दोनों के मिश्रित रूप को यहाँ पे उभयपदी धातु का नाम दिया गया है, जैसे याच, नी, द्रि। इस प्रकार से और भी धातुएं हो सकती हैं जो उभयपदी हैं और आगे चर्चा होगी उनकी। इनमें परस्मैपदी धातुओं में भी देख लेते हैं, जैसे भू, गम, इस प्रकार की जो धातुएं हैं और भी हैं बहुत सारी, दा, है ना। आत्मनेपदी धातुएं जैसे सेव, वृत और जन और जो होंगी धातुओं को देखेंगे। ये उदाहरण के रूप में सेव, वृत, जन, इस प्रकार की धातुओं से जो धातु रूप बनेंगे, क्रियापद बनेंगे, वो आत्मनेपदी धातु रूप कहलाएंगे। और भू, गम, पठ, कठ इत्यादि, लिख इत्यादि बहुत सारी अनेक जो धातुएं हैं उनको हम परस्मैपदी धातु कहते हैं। इस प्रकार से, और उभयपदी हमने नीचे लिखी, इस प्रकार के जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं, ऐसी धातु रूप जो होंगे वो तीनों ही प्रकार की धातुओं में चलेंगे। अब जो बात होती है इन धातु रूपों को बनाने के लिए, इनको प्रस्तुत करने के लिए, इनके निर्माण में हम किन की सहायता लेंगे, तो वो चीजें हैं पुरुष, वचन और लकार। तो बात हमने वचन की पहले शब्द रूपों में भी की थी कि वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ एक नया विषय आ गया है पुरुष का, जिसे हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। उनकी भी चर्चा होगी उन शब्द रूपों के निर्माण के दौरान। लेकिन बात मुख्य विषय ये है कि उनको किस तरह से चलाएंगे हम, यानी उनका निर्माण होगा किस प्रकरण के तहत होगा, तो उनको हम लकारों में यानी कालों में, या ये कहें काल और अवस्था के अनुसार इन धातु रूपों को जिनमें हम जिनके माध्यम से प्रस्तुत करेंगे वो होगा लकार यानी कि काल। और वो लकार हैं संस्कृत भाषा में 10। और लेकिन पाठ्यक्रम की जो अपनी सीमाएं हैं, उस पाठ्यक्रम की सीमाओं में तय कार्यक्रम के हिसाब से हम देखते हैं 5 लकारों में इन धातु रूपों को। और 5 लकार जो हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको यही साथ में ले चलते हैं। जो लकार हैं वो 10 हैं, लेकिन 5 लकारों की बात होगी यहाँ पे। और 5 लकार कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला है लक लकार। एक तो लक लकार, जिसे जो क्रियाएं बनती हैं वो वर्तमान कालिक क्रियाएं होती हैं, यानी ऐसी क्रियाओं का निर्माण जो वर्तमान के समय में प्रयुक्त होंगी, तो वो क्रियाएं होंगी वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक क्रिया यानी कि इस लट लकार से जो धातु रूप बनेंगे वो धातु रूपों की जो क्रियाएं होंगी वो वर्तमान कालिक होंगी। ठीक है। अब दूसरा लकार हम लेते हैं लंग लकार। इस लंग लकार की जो धातुएं हैं उनके अनुसार जो धातु रूप बनेंगे, वो जो क्रियाएं बनेंगी वो भूतकालिक होंगी। तो लंग लकार से जो क्रियाएं बनेंगी वो भूतकालिक क्रियाएं होती हैं, भूतकालिक क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, लट लकार से वर्तमान कालिक क्रियाएं बनती हैं और लंग लकार में उन धातुओं के जो क्रियाएं बनेंगी वो भूतकालिक होंगी। तीसरा जो भेद है यहाँ पे लृट लकार। लृट लकार, इस लृट लकार से जो धातु रूप बनेंगे
उन धातु रूपों को जो क्रिया कहेंगे वो कहेंगे हम भविष्यकालिक। भविष्यकालिक क्रियाएं, यानी कि लट लकार से वर्तमान कालिक क्रियाएं बनेंगी, लंग लकार में जो क्रियाएं बनेंगी उनको भूतकालिक क्रियाएं कहेंगे, और लृट लकार में जो क्रियाएं बनेंगी उनको भविष्यकालिक क्रियाएं कहेंगे। अब दो लकार और बन जाते हैं हमारे सामने, वो है लोट लकार। लोट लकार में जो अर्थ प्रदान करती हैं आज्ञा अर्थ में, जो लोट लकार के अंतर्गत क्रियाएं आएंगी या क्रिया का निर्माण होगा शब्द रूपों का, वो क्रियाएं हमें अर्थ प्रदान करती हैं आज्ञा का, यानी वर्तमान काल का अर्थ प्रदान करने वाली वर्तमान कालिक क्रियाएं, भूतकाल का अर्थ बताने वाली क्रियाएं भूतकालिक क्रियाएं, और भविष्य काल का अर्थ बताने वाली जो क्रियाएं हैं वो भविष्यकालिक यानी लृट लकार में। अब आज्ञा देने के अर्थ को जो बयान करती हैं ऐसी क्रियाएं होंगी वो लोट लकार में आएंगी, इसे कहेंगे आज्ञार्थक क्रियाएं। आज्ञार्थक क्रियाएं, ठीक है। अब एक और जो भेद है अंतिम पाठ्यक्रम के हिसाब से वो है विधिलिंग। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार की जो क्रियाएं होंगी वो हमें कौन सा अर्थ देती हैं? चाहिए अर्थ। चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, कर्तव्य के अर्थ में, यानी हमें कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं, ऐसे इन कर्तव्यों को बताने का जो अर्थ देती है वो विधिलिंग लकार की क्रियाएं देती हैं, यानी चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ में जो क्रियाएं होंगी वो विधिलिंग लकार की होंगी। आज्ञा का अर्थ देने वाली जो क्रियाएं होंगी वो लोट लकार की। भविष्य काल की क्रियाओं का अर्थ या भविष्यकालिक अर्थ बताने वाली जो क्रियाएं होंगी वो लोट लृट लकार की, और भूतकालिक क्रियाएं जो होंगी वो लंग लकार की। वर्तमान कालिक यानी वर्तमान काल का अर्थ बताने वाली, जैसे जाता है यह वर्तमान काल का है, गया वो भूतकाल की ऐसी क्रियाएं, और भविष्य काल जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, इस तरह की भविष्यकालिक लृट लकार में। और आज्ञार्थक जाओ, पढ़ो, खेलो, कूदो, हंसो, पीटो, मारो, इस तरह की आज्ञा दे दी जाए तो वो आज्ञा वाला जो अर्थ देगा वो लोट लकार की क्रियाएं होंगी। और चाहिए अर्थ में आपको खेलना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देश का अच्छा नागरिक बनना चाहिए, इस तरह का अर्थ देने वाली जो क्रियाएं संस्कृत में बनेंगी वो विधिलिंग लकार के अंतर्गत जो धातु रूप होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे कहेंगे। ये 10 लकारों में से 5 लकार जो हैं इन्हीं को हमारे पाठ्यक्रम में समाहित किया है, और इन्हीं के तहत हम शब्द रूपों क्षमता धातु रूपों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन धातु जो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी जो धातु हैं, इन धातुओं से जो धातु रूप बनेंगे इन 10 लकारों में, 5 लकारों में, इन 5 लकारों में जो धातु रूप बनने वाले हैं उन धातुओं से जोन से प्रत्यय जुड़ेंगे या जो प्रत्यय जुड़ने वाले हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं, यह विषय हमारे सामने उपस्थित होता है। हमने पूर्व में बात की थी पद संज्ञा की, तो वहां पे एक सूत्र आया था सुतिंगंता नाम पदम, यानी सुबंत और तिंगंतों की पद संज्ञा होती है। अब यहाँ पे हमने 21 सुपादि प्रत्ययों को पढ़ लिया था, तो सुबंत शब्द थे, यानी कि जो शब्द रूप बने वो सुबंत थे। अब जो तिंगंत कौन से थे, तो वो अब आएंगे धातु रूप। इन तीनों ही प्रकार की धातुओं से जो धातु रूप बनेंगे, क्रियापद बनेंगे, उन्हीं क्रियापदों को, धातु रूपों को हम तिंगंत कहते हैं। यानी इनसे बनने वाले जो धातु रूप होंगे उनकी संज्ञा तिंगंत होगी। तिंगंत जो भी शब्द होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तो इन शब्दों को हम धातु रूपों को हम तिंगंत कहेंगे, और इनकी संज्ञा जो होगी वो पद होगी, यानी शब्द रूप और धातु रूप दोनों ही पद संज्ञक होते हैं। अब बात आती है वो प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनको संख्या में कितने हैं, इस प्रकार की चर्चा के साथ शुरू करते हैं। चर्चा का विषय ये है कि प्रत्यय कितने हैं, तो प्रत्यय संख्या में है 18। धातु कितने प्रकार की हैं हमने देखी, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तीसरा जो रूप है वो दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए इसके जो प्रत्यय हैं वो अलग से नहीं हैं। जो 9 प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के। 9 कैसे हुए संख्या में ये, तो हमने बात की थी पुरुष और वचनों की। तो 3 पुरुष होंगे
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पुरुष तीन हो गए और तीनों ही पुरुषों के तीन तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीन पुरुष और तीनों पुरुषों के तीन तीन वचन में अगर शब्द धातु रूप चलेंगे तो संख्या में वो पूरे हो जाते हैं 9। तो 9 यहाँ परस्मैपदी धातुओं के प्रत्यय, तो 9 ही आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय। इस प्रकार मिलाकर के 18 जो प्रत्यय हैं उनको हम तिङंत कहते हैं। अब तिङंत प्रत्यय कौन कौन से 18 उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इससे पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की प्रक्रिया चालू करें उन प्रत्ययों के साथ। यहाँ पे परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय हैं उनको हम इस ओर लिखेंगे और आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्ययों को इस ओर लिखेंगे। तो इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को अलग अलग बांट दिए। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार हम देखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे हम देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि प्रथम पुरुष के भी 1, 2 और 3, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से 9 प्रत्यय तो यहाँ परस्मैपदी के बनेंगे और 9 ही इस प्रकार आत्मनेपदी के बनेंगे। दोनों अलग अलग तरह के प्रत्यय हैं, दोनों को जोड़ने के बाद संयुक्त रूप से 18 प्रत्यय हैं। उन्हीं को यहाँ से जो प्रत्यय शुरू होगा और इस आत्मनेपदी का जो अंतिम प्रत्यय होगा उसके अंतिम अक्षर, इन दोनों को मिला करके जो शब्द बनता है तिङंत, उनको कहते हैं तिङ प्रत्यय। ठीक है, अब ये 3 प्रत्यय संख्या में और कैसे कैसे हैं वो देख लेते हैं। जो प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मैपदी धातु में प्रत्यय लगता है वो है तिक्। दूसरा प्रत्यय जो है तस्, दूसरा प्रत्यय है तस्। ऐसे अगर धारा प्रवाह बोलेंगे हम तिप तस झी तो बहुत आसान होगा, क्योंकि हम संस्कृत में गाकर या धारा प्रवाह बोल बोल करके ही इनको याद रख सकते हैं। तिप तस झी, सिप थस थ, यहाँ पे मिप वस मस। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बात, तिप तस झी, जहां जहां ये हलंत का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है वह हलंत का चिन्ह या तो हट जाता है या जहां सकार है स, वो स विसर्ग में बदल जाता है। जैसे शब्द रूप बनेंगे पठ धातु से तो प हट जाएगा क्योंकि हलंत है, हलंत की हलंतम सूत्र से हलंत संज्ञा और इत संज्ञा और वो जो है यहाँ पे फिर इसका लोप हो जाएगा और लोप होकर के टी बचता है तो पठ प्लस टी शब्द यहाँ पे बनेगा पठती। अब है तस, तह बनेगा, स को विसर्ग बनाएंगे तह पठ तह। झी को एक सूत्र आता है ध्रुवंत, तो झी को अंत में बदलेंगे, ई की मात्रा लेके अंति बनेगा। तो इस तरह की जो ट्रिक्स के साथ देखेंगे, सिर्फ में सी बचेगा पठसी, थस में थ के साथ स विसर्ग बदलेगा थह और थ यह अकेला रह जाएगा पठसी पठ थह पठत। अब यहाँ आएगा मिप तो प चला जाएगा पठामी, वस में पठा वह के साथ में विसर्ग स का बन रहा है और मस के साथ में जो स वो विसर्ग बन रहा है तो मह यानी पठामह है।
इस तरह से ये जो प्रत्यय हैं वही अपने धातु को धातु रूप में परिवर्तित करते हैं और क्रिया रूप का रूप देती हैं। इनको और देखेंगे कि इसके साथ कैसे बन सकता है। ती तह अंति, सी थह थ, मि वह मह, मी व म। इस तरह से इनको शॉर्ट में लेकर के चलेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी होगी। बाकी समझा दिया है कि ये प्रत्यय वही परिवर्तित होंगे। यहाँ कौन से प्रत्यय हैं वो देखिए। यहाँ जो प्रथम पुरुष है और एक वचन द्विवचन यहाँ पे लिख दें, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार से तीनों में हम यहाँ पे देखेंगे तो बनेगा तो, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में तो, अताम झ, झ त अताम झ, खास आथाम वम। फिर है एक वही महीन। इस तरह से नो प्रत्यय नो ये त अताम झ, थास अथाम भम, इट वही महीन। यहाँ पे आइए टिप तस झी, सिफ थस थ, मिप वस मस। तो इस तरह से प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही तीनों पुरुष ऐसे चल रहे हैं और एक वचन द्विवचन और बहुवचन के क्रम से हम नौ प्रत्यय यहाँ पे कुल मिलाकर के जो प्रत्यय हैं वो हो गए 18 और इनको तिंग प्रत्यय बोलते हैं। तिंग प्रत्यय 18। अब इनको तिंग प्रत्यय क्यों कहा वो बात देखिए। यहाँ से तिपादी जो प्रत्यय है वो 18 है। वो कौन कौन से? तीस का ती और महीन का ng, अंतिम अक्षर। यहाँ का आदि अक्षर यानी प्रारंभिक और वहाँ का अंतिम अक्षर, दोनों को मिला ती और ng मिलाकर ये तिंग प्रत्यय बना। दोनों संख्या में 18 है। इन दोनों ही प्रत्ययों से धातुओं के साथ जुड़ने से जो शब्द बनेंगे उन्हें हम कहेंगे तिंगंत। क्या कहेंगे? तिंगंत। और वहां पे चर्चा सुबंत और तिंगंत दोनों की जो संज्ञा होती है वो पद, यानी कि ऐसे रूपों को भी शब्द कहेंगे और उन जो शब्द रूप में जो शब्द है उनको भी शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये चर्चा हमारे प्रत्यय तक की यहाँ आ चुकी है। अब प्रत्ययों से आगे बढ़ते हैं कि ये किस तरह से जुड़ेंगे। तो धातु होगी, धातुओं के बाद प्रत्यय होगा, इनमें जो परिवर्तन होगा दोनों के साथ जोड़ने से वो जो बदलाव होगा या बनेगा शब्द उसे धातु रूप या क्रिया शब्द की संज्ञा हम देंगे। लेकिन इन प्रत्ययों और धातु इनके बीच में कोई और अक्षर आ सकता है, उसे हम आगम बोलते हैं या विकरण बोलते हैं। उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे जो इतनी धातुएं हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, इस श्रेणी के अलावा भी जो बिखरी पड़ी हैं अलग अलग कार्यों को करने की धातुएं, उनको एक जगह एक परिवार में छोटे छोटे रूप में एक समूह के रूप में बांटने का जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं गण का रूप देना। और वो गण जो है संख्या में वो गण है 10। उन 10 गणों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा चर्चा का विषय बना लेते हैं। क्योंकि ये विस्तृत चर्चा है इसलिए सभी चीजों को समाहित करके चल रहे हैं। अन्यथा रीट जो स्तर है, निम्न स्तरीय कक्षाएं हैं, उनके स्तर का काम नहीं है गण इत्यादि वगैरह बताना, एक प्रत्यय बताना। लेकिन वहां पे सीधे धातु रूप वगैरह इत्यादि पूछेंगे आपसे गद्यांश से पद्यांश के माध्यम से। फिर भी चर्चा जब जिस प्रकरण की होती है उसमें उस स्तर का ज्ञान जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इत्यादि की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उनके लिए भी ये थोड़ा सा अपेक्षित हो जाता है। कोई देखे क्लास वीडियो देखे तो उसको लगेगा कि जो मैटर होना चाहिए मेरे लायक वो है, अन्यथा वो इस क्लास को देखना पसंद ना करे। तो उस मैटर को हमने यहाँ पे समाहित किया है। अब वो जो 10 गण हैं उन 10 गणों को देखते हैं कि उन गणों में कौन कौन सी धातुएं समाहित हैं, परिगणित हैं, और उन गणों में उनको क्यों शामिल किया गया है, और वहां पे जो बीच में आगम या विकरण आने वाला है वो कौन सा, उनको सूत्रों के माध्यम से हम देखेंगे। आइए मिलते हैं।
धातु रूपों के जो गण हैं वो हमने बताए 10 गण हैं। इन भवादी गणों को हमने यहाँ पे अपने स्लाइड पे रखा है, बोर्ड पे रखा है पहले से ही। भवादी गण जैसे 10 गणों को हम गिन रहे हैं, यहाँ पे उनका उच्चारण भी कर लें एक बार। भवादी गण जिसमें भू पठ लिख इस तरह की धातुएं होंगी। अदादि गण अद इत्यादि धातुएं अद। दिवादी गण की दिव्य इत्यादि धातु। स्वादि में सुधातु। तुदादि गण जुहोत्यादि गण चोरादि गण क्रियादि गण तनादि गण और रुधादि गण। इस प्रकार से हमारे सामने 10 गण हैं और इन 10 गणों में जो शुरुआती धातुएं हैं उनके जो रूप बनेंगे उसी तर्ज पर औरों के भी रूप बनते हैं, इसलिए उनको शुरुआत में रखा है कि इस प्रकार के रूप बनने वाली जो और धातुएं हैं वो इसी गण में परिगणित होंगी, यानी इसी परिवार में मानी जाएगी। अब इन गणों में जो धातु हैं उन धातुओं के जो रूप बनेंगे, क्रियापद बनेंगे, उन क्रियापदों के साथ और जो क्या जुड़ सकता है विकरण के रूप में, जो बीच में लंबवत आ जाते हैं यानी गम होता है जिनका, वो सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने बात की भवादिगण की, तो भवादिगण की जो धातुएं होती हैं भू गम पठ लिख इत्यादि, उनमें सब कर्तरी शब्द यानी कर्ता अर्थ में अगर वो धातुएं होती है, कर्ता के शब्द प्रयुक्त होती है, तो वहां पे शब्द जो है उस विकरण का आगम होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं जो प में हलंत है, इस कारण से हलंतम से इसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है, यानी कि प का यहाँ पे रोल खत्म। अब बचता है श और श में निहित अ। अब इस श का लसत्व तद्धित सूत्र से श का भी संज्ञा और तस्य लोप से उसकी लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, यहाँ सिर्फ अ बचता है। तो शब्द में से श चला गया, प चला गया, सिर्फ अ बचा, यानी उन धातुओं में अ ऐड होगा, जुड़ेगा। अब जो कर्तरी शब्द के हिसाब से भवादिगण की धातुओं के जो रूप बन सकते हैं उसका एक नमूना या उदाहरण के तौर पे हम रख सकते हैं भवती, पठती इत्यादि। भवती पठती इस तरह के जो रूप बनते हैं जिन धातुओं के, वो सभी धातुएं इस भवादी गण के अंतर्गत पठित होंगी या मानी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अदादि गण की जो धातुएं हैं वहां पे कौन सा विकरण काम में आएगा वो देखते हैं। अधि प्रवृत्ति शब्द, अधि जो अध धातु है इत्यादि से युक्त जो भी धातु रूप बनने वाले हैं वो शब्द का आगम होता है, लेकिन यहाँ शब्द का आगम नहीं होकर के इस शब्द का लोप हो जाता है, सूत्र चलता है शुभ लोप, तो वो शुभ लोप हो जाता है। प्रवृत्ति में इसका जो शब्द है उसका लोप हो गया, गायब हो गया। तो इस प्रकार की जो अदादिगण है उसके शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे हम रखते हैं अति। इसी अर्थ धातु का प्रथमा एक वचन है प्रथम पुरुष का और एक वचन है यहाँ पे, तो उसको देख रहे हैं हम, अति शब्द बनता है, अति अतः अंति। इस प्रकार से इनके शब्द रूप धातु रूप चलेंगे। अब आइए दिवादी गण की जो धातु है उनके साथ कैसा विकरण लगने वाला है। दिव्यादि व्यशन, तो शन में आप देख रहे हैं हलंत में है, हलंतम से इसकी संज्ञा, और चूंकि श भी आधा है हलंत है तो हलंतम से इसकी भी संज्ञा, और दोनों ही हलंतम जो है उन हलंत वर्णों की तस्य लोप से लोप हो जाता है। बसता यहाँ पे सिर्फ यह ही यहाँ पे जुड़ने वाला है। और इस तरह का जो दिवादी जो धातु हैं उनसे जो रूप बनता है उस रूप को भी देख लेते हैं हम। दिवादी से बनता है दिव्यति, यानी कि धातुओं के साथ जहां यह दिखाई दिया जा रहा है उसे पूर्ववर्ती वर्ण आधा दिखाई देता है, तो वो देख लीजिए दिवादी गण की धातु होगी, वहां पे षण विकरण लगा हुआ है। यहाँ दीव धातु थी, इस दी को ही दीर्घ में बदल करके दिव्यति रूप बनता है। दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति, इस प्रकार के सब धातु रूप बनेंगे तो दिवादी गण की धातु होगी। आगे है स्वादिगण की धातु। स्वादिव्यष्णु, ये स्वादिगण की जो भी धातु होंगी उनके सुन जो है विकरण लगेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो श जो हलंत है आधा है, हलंतम से इसकी संज्ञा और तस्य से इसका लोप बच गया। यहाँ पे नु, इसी नु में जो है वो गुण होकर के नो के रूप में बदल जाता है, यानी यहाँ पे हमारे सामने बनता है नु का नो। और स्वादिगण की जो रूप बनेगा वो बनता है सुनोती।
स्वादि से सु और नो का नो और तिक प्रत्यय करने पर ती, तो ये बन गया सुनोती, सुनोता, सुनवंती। इस प्रकार के शब्द रूप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, धातु रूप देखने को मिलते हैं। अब आइए तुदादिगण में तुदादिभ्यः शः, तुदादिभ्यः शः, यहाँ पे शः प्रकरण है, यहाँ पे भी और जुड़ता है। श में से लसक व तद्धित से श की संज्ञा और तसलोक से उसका लोक, यहाँ पे भी सिर्फ अ बचता है और यह अ ही काम में आएगा। तो तुदादिगण की जो धातु हैं वो कैसी बनती हैं? तुदती, तुदती, तुदग, तुदंती। इस प्रकार से जो धातु रूप बनेगा वो इसका उदाहरण है। ऐसे इस प्रकार से बनने वाले धातु रूप तुदादिगण के होंगे। जोहोत्यादिगण में जोहोत्यादि व श्लू, इस जोहोत्यादि गण की जो भी धातु होंगे उनके विकरण जुड़ने वाला है श्लू, और श्लूक में से श आधा है वो हमारा लसक व तद्धित और तसलोक से उसका गायब होकर दाना हो रहा है। बचता है यहाँ पे लू, लू में से सिर्फ उ बचता है। ल की और श की दोनों की लसक व तद्धित एक ही सूत्र है, दोनों का एक संकेत तो करने वाला है, और लोप होने के बाद सिर्फ उ बचता है और उ का गुण हो जाता है ओ। यही उ ओ में बदल जाता है, तो अब जो धातु होगी जुहू, तो वहां से जो शब्द बचता है वो हो गया जुहोती। जुहोती धातु रूप यहाँ पे बनेगा, वो बन करके यहाँ पे जुहोती धातु रूप बनता है। चुरादी गण की जो धातु, चुरादी धातु होती है चौर्यति, पाठयति, शिक्षयति, इस प्रकार की जो धातु उनमें णिच प्रत्यय होता है, और णिच में च का चुटु सूत्र से एक संज्ञा, और न की भी क्योंकि इसी वर्ग का है तो इसकी भी चुटु सूत्र से एक संज्ञा होता है। चलो यहाँ पे सिर्फ ई बचता है। ई को हम गुण करते हैं ए में और ए को आय में बदलते हैं, यानी कि यहाँ पे इस ई बची हुई ई का आय बन जाएगा। अब ये आय किस प्रकार से रूप बनाता है वो देखिए। चौरयति, चुर धातु थी, चुर में जो वो है वो तो चो में ओ बदल रहा है और आय बदल रहा है ये वाला, तो टिक प्रत्यय लगे चौर्यति। इस प्रकार की चौर्यति, चौर्यता है चौर्यति, इस प्रकार के सब धातु रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो जो चौर्यति, पाठयति, लिखयति, शिक्षयति, है ना, इस तरह के जो भी धातु रूप होंगे वो सारे चौरादिगण की होंगे। क्रियादिगण, क्रियादिगण की जो भी धातु होंगी वो उसमें विकरण जुड़ने वाला स्ना, स्ना में से जो श है वो लसक व तद्धित से संज्ञक होकर तसलोक से लोग ना बचता है। तो ना कैसे जुड़ता है वो देखिए, यहाँ पे यही शेष रहता है, तो यहाँ पे क्रियादि से क्रीणाति, क्री और ना ये है ना, चूंकि यहाँ पे र री श का जो है व्यवधान, इस कारण से न हमेशा न में बदल जाता है, तो क्रीणाति की प्रत्यय का तिलक करके क्रीणाति, क्रीणिता है, क्रीणंती, इस प्रकार के धातु रूप यहाँ पे मिलते हैं, तो वो क्रियादिगण की धातु होगी। आगे तनादिगण में तनादि तो यहाँ पे तनादिगण की जैसी भी धातु होंगी उनमें ऊ प्रत्यय लगता है, और वो ऊ उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे ऊ ओ में बदला था, यह ऊ भी ओ में बदल जाता है, और धातु रूप जो बनेगा वो बनेगा तनोती। तनोती, तनुतः, तुनवंती, इस प्रकार के धातु रूप जो मिलते हैं वो तनादिगण के हो गए। रुधादिगण में रुधादिगेशनम, यहाँ पे श्रम जो विकरण है वो जुड़ने वाला है रुधादिगण की धातुओं में, तो श्रम में म है हलंत, उसकी एक संज्ञा हो गई, शय की एक संज्ञा हो रखी है, और तसलोक से लोप होने के बाद सिर्फ न बचता है, और ऐसे में रोणति शब्द बनता है। रोणति धातु रूप बनता है। रू है यहाँ पे, थ से पहले न का विधान होगा इस नए विकरण का, और नए विकरण बाद में रू के बाद होने के कारण के व्यवधान से ये नए में बदल कर ये रुणति शब्द बनता है। ऐसे इस प्रकार के धातु रूप अगर जिस गण के साथ हम गिन रहे हैं उसी तर्ज के बनने वाले धातु रूप उसी गण में परिगणित होंगे। इस प्रकार ये प्रकरणवश प्रसंगवश आई हुई चीज को हमने सामने रखा है, समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत समझने का और समझाने का प्रयास सफल हो, इस कामना के साथ हम और प्रयास करेंगे आगे। अब इसके बाद जो प्रकरण हो सकता है हमारे लिए समझने का वो देखना है कि ये 10 गण हो गए हैं। अब इन 10 गणों में
कौन कौन सी धातु आ सकती है। हमने यहाँ पे देखा उन गणों के एक एक उदाहरण देखे कि किस तरह के धातु रूप यहाँ पे मिलेंगे। उन धातु रूप वाली ऐसी ही धातु रूप वाली जो धातुएं हैं उनको उन्हीं गणों में रखेंगे, लेकिन वो धातुएं हैं कौन कौन सी, तो हम परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी के भेद से भी उनको अलग अलग करेंगे और यहाँ पे गणों के हिसाब से भी उनको हम डिवाइड करने की, विभाजित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे उन परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातुओं के विभाजन को, साथ ही उनको गणों में भी विभाजित करके देखते हैं। हम बात कर रहे थे उन धातुओं को गणों में और परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी के रूप में विभाजित करके चलने की। तो स्लाइड पे है हमारे सामने सारा विभाजन किया हुआ है। अब इसको देख लेते हैं जरा। जो परस्मैपदी धातुएं हैं वो 19 हैं हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से, और उनको भी हमने गणों के हिसाब से बांटा है कि भवादी गण में कौन कौन सी धातुएं हैं जो कि हमारे परस्मैपदी के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में हमें जिनको पढ़ना है। द्विवादी गण की कौन सी धातुएं, तुदादिगृति गण में 2 हैं, अदादी गण में। इस प्रकार से गणों के साथ और आत्मनेपदी और परस्मैपदी और उभयपदी इन तीनों प्रकारों में बांट करके हमने यहाँ पे लिखा है आपके सामने। देखिए भवादी गण में जो धातुएं भू, इनको अर्थ सहित यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं संक्षिप्त परिचय के साथ। भू का मतलब होना है, गम मतलब जाना है, त्यज मतलब छोड़ना है, जी मतलब जीतना है, दृश्य मतलब देखना है, और दृश्य जो धातु है इसी के पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति और इस तरह से रूप चलते हैं धातु रूप। पा जो धातु है 2 हैं, पा रक्षणे और पा पाने। पा पाने का मतलब पीने के अर्थ में पिबती, पिबता, पिबंती इस रूप में चलेंगे, और पा रक्षणे अर्थ में पाती इस रूप में, पाती, पातः, पांति इस तरह से रूप के चलेंगे। दा दाने यानी दान देने, यानी किसी को कुछ भी देना हो तो उसके लिए दा धातु का प्रयोग होता है। नम यानी प्रणमंती, नमति, नमामि इस तरह के जो धातु रूप बनेंगे वो नम धातु से बनेंगे। तो ये जो 6 धातु 7 धातु होगी, 2 8 धातु, 8 धातुएं भवादी गण की हैं। अब द्विवादी गण की जो धातु है वो देख लीजिए। इश जाना, इस धातु है वो गतौ, गत अर्थ में यानी गति के अर्थ में, जाने के अर्थ में है। नृत्य नाचना, क्रोध करना। और तुदादी गण की जो धातु है प्रच और लिख। प्रच में भी देख लीजिए यहाँ पे जो र वो र जब धातु रूप बनेंगे तो री जो होता है रिकार, उस ऋषि वाले विकार में परिवर्तित हो जाएगा। पृच्छति, पृच्छता, पृच्छति इस तरह से रूप इनके चलते हैं। अदादी गण के जो धातु है वो है हन और दा। यहाँ पे इश यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया, तो इश यहाँ गतो यानी जाने के अर्थ में था, और यहाँ इस चाहने के अर्थ में है, ये विकसित के अर्थ में, तो यहाँ चाहने अर्थ में इस चौरादी गण में है, और इस जाने के अर्थ में द्विवादी गण में है। यहाँ पे श्रु और सक 2 धातुएं जो स्वादि गण की हैं, यानी कि श्रुणोति, श्रृणुतः, श्रृण्वन्ति, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति इस तरह से धातुएं स्वादि गण की हैं। सुनोति, सुनुतः, सुनवन्ति इस प्रकार से एक ही तरह के जो प्रकृति के शब्द रूप होते हैं उनको एक गण में रखते हैं। तो उसी हिसाब से इन धातुओं को हमने उनके गणों के साथ सेट किया है ताकि हमारा काम इनको गणों के हिसाब से विभाजित करने में, देखने में आसानी रहे। यानी कि भवादी गण की जितनी भी धातु हैं उनके जो सब धातु रूप बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे परस्मैपदी में। द्विवादी गण के इन तीनों धातुओं के एक जैसे, तुदादी गण के एक जैसे। यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर हो रहा है, वो गण के हिसाब से हो रहा है, लेकिन तो यहाँ देखने वाली ये बात है कि परस्मैपदी की जितनी भी धातु हैं, चाहे वो कोई से भी गण की हों, उन सभी के धातु रूप जो बनेंगे वो एक ही तरह की मात्राओं से बनेंगे। अंतिम मात्राएं जो होंगी वो सभी की परस्मैपदी धातु चाहे वो कोई से भी गण की हो, एक तरह की मात्राएं होंगी। उन मात्राओं को हम रूप बनाएंगे, उससे पूर्व हम देखेंगे कि कौन कौन सी पुरुष में कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं। अब आइए आत्मनेपदी में 4 धातुएं हैं हमारे सामने, लभ, वृत्त और सेव। ये 3 जो धातु है वो भवादी गण में परिगणित हैं, भवादी गण में परस्मैपदी में भी हैं और आत्मनेपदी में भी। ऐसे ही एक धातु आत्मनेपदी की जन, जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना, यह जन धातु द्विवादी गण की है। इधर 3 धातु है परस्मैपदी में और आत्मनेपदी की 1, यानी कुल मिला के द्विवादी गण में 4 धातुएं होंगी। भवादी गण की, आत्मनेपदी की 3 और 8 परस्मैपदी की। इस तरह इसका विभाजन है। अब देखिए उभयपदी धातु 6 है हमारे सामने। उभयपदी वो धातु होती हैं जिनके धातु रूप
आत्मनेपदी जो प्रत्यय हैं उनको लग करके भी चलेंगे, और अपरस्मैपदी के जो इत्यादि प्रत्यय हैं उनके हिसाब से या इन धातु रूपों के हिसाब से भी जो रूप चलेंगे। वहां पे दोनों ही तरह की जो धातु हैं उनको उभयपदी धातु के रूप में रखा है। और देख लीजिए भवादि गण की जो धातु है नी और पच, यानी कि नी और पच जो धातु है उनके रूप परस्मैपदी धातुओं के हिसाब से भी चलेंगे और आत्मनेपदी के जो धातु हैं उनके हिसाब से भी चलेंगे। चुरादी गण में यहाँ पे हमारे पास एक ही धातु थी, यहाँ चुरादी गण में यहाँ पे दो धातु हैं, चुर और कर थे। ज्योत्यादि गण में यहाँ दा धातु है, इधर एक भी धातु नहीं है परस्मैपदी में। ज्योत्यादि गण की जो धातु होती है वहाँ द्वित्व होता है, द्वित्व यानी जो धातु होती है उसको दो बार लिखा जाता है, और जो बाद वाली जो धातु होती है उसी को गुणादेश गुणया वृद्धि होता है। यहाँ पे तनादि गण की एक क्री धातु भी है, जैसे तनोति शब्द बनता है वैसे ही करोति शब्द बनता है, तो क्री धातु इस तनादि गण की मानी है। इस प्रकार से गणों के साथ और धातुओं के जो भेद थे अर्थ की दृष्टि से, काल अवस्था के वचन के हिसाब से, उन तीनों ही रूपों को और गणों के हिसाब से हमने सभी धातुओं को यहाँ पे देखा है, समझ लिया है कि कौन से गण की कौन सी धातु है, कौन सी धातु परस्मैपदी है, कौन सी आत्मनेपदी है और कौन सी उभयपदी है। तो उभयपदी जो धातु हैं 6 उनको याद कर लीजिए, 4 आत्मनेपदी की याद कर लीजिए, बाकी शेष परस्मैपदी की हो गई अपने आप। इस तरह से आपको जहां सुविधा लगे उस हिसाब से आप इनको परिगणित कर सकते हैं, अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब इसके बाद गण व्यवस्था हो गई, धातुओं के जो संख्या वो हमारे सामने है, परस्मैपदी की कितनी, आत्मनेपदी की कितनी और उभयपदी की कितनी। अब इन धातुओं को जब धातु रूप देने लगेंगे तो उस समय हमारे सामने एक व्यवस्था आती है धातु रूप देने के लिए, उसको कहते हैं पुरुष वचन की व्यवस्था, पुरुष वचन की व्यवस्था। अब उस पुरुष वचन की व्यवस्था में हमने यहाँ पे पुरुष लाइन में देखा था, पुरुष लिखे थे हमने 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब पुरुष क्या होता है, हम साधारण सी भाषा में जानते हैं पुरुष व्यक्ति होता है, उसको हम भाषा के वाक्यों के हिसाब से देखें तो उसे हम कर्ता समझ सकते हैं। तो कर्ता 3 तरह के माने हैं, उत्तम कर्ता, मध्यम कर्ता और सबसे छोटा जिसे अन्य पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। अब देखिए प्रथम पुरुष में जो कर्ता होंगे वो उनको अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, बीच में जो होंगे उनको मध्यम पुरुष के, और जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं अपने आप में मैं की भावना जिसमें रहती है, मैं, हम दोनों, हम सब, इस तरह से उनको उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे अगली स्लाइड में, अब तो उनको देखने के बाद हम जो क्रिया रूप है उनको उनके साथ सेट करना हमारा काम हो जाता है कि धातु रूप यानी क्रियापद हमारे सामने होंगे, लेकिन वो क्रिया शब्द जो होंगे उनके साथ जो कर्ता आएंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पहले कर्ता फिर क्रिया, क्योंकि क्रिया को करने के लिए पहले कर्ता होना जरूरी है, क्योंकि कोई करने वाला ही नहीं होगा काम तो कार्य कैसे हो सकता है, उस क्रिया के लिए कर्ता जरूरी होगा। तो वो पुरुष व्यवस्था हम यहाँ पे देखते हैं। आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, फिर बढ़े आगे। हम बात कर रहे हैं पुरुष की। पुरुष 3 हैं, 3 तरह के पुरुष हैं। पहले लकार देखे हमने, 10 लकार बताए, उन 10 में से हमें जो चर्चा करनी है वो 5 की करनी है, 5 लकारों की। उन 5 लकारों के नाम लिखे थे हमने, लट, लोट, ब्रेट, लंग और एक और है मिथिलिन। इन 5 लकारों को हम देखेंगे। इन 5 लकारों में एक ही तरह के पुरुष होंगे, एक ही तरह के वचन होंगे। वो देखिए 3 पुरुष कौन से हैं, 3 वचन कौन से हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, यानी सबसे पहले जो लड़ाई होती है वहां पे जवान जो लड़के होते हैं उनको भेजा जाता है, तो प्रथम पुरुष में सबसे जवान हो गए। फिर आ गए मध्यम पुरुष, और तीसरा है
उत्तम पुरुष। हमारे सामने तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। लकार हो गया, कोई भी लकार होंगे, उन 10 में से हम 5 लकारों की बात कर रहे हैं, वहां पे लिख दिए हैं। अब वो जो पुरुष हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से 3 प्रकार के वचनों में चलेंगे। तीनों ही पुरुष और 3 वचन के साथ अपने कर्ताओं को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, अपने परिवार में शामिल करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है वह स या सा। पुल्लिंग में देखा जाए तो सह और स्त्रीलिंग में सा। अब यहाँ पे द्विवचन में देखेंगे, सह के बाद में पुल्लिंग में तौ और स्त्रीलिंग में ते। यानी कि द्विवचन का जो कर्ता होगा पुल्लिंग का वो तौ होगा, स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते बनेगा, और जो बहुवचन बनेगा वो पुल्लिंग में ते बनता है और स्त्रीलिंग में कहा। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वो हमारे सामने है। अगर कार्य करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का भेद देखा जाए तो पुल्लिंग के यहाँ पे मैंने इस तरह से किए हैं, पुल्लिंग के कर्ता सह, तौ, ते, और अगर स्त्रीलिंग के कर्ता है प्रथम पुरुष में तो सा, ते, तहा। इस तरह से इनको हम देखेंगे। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हो गई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ कर्ता एक है, यहाँ कर्ता 2 हो जाते हैं, और यहाँ कर्ता 2 से ज्यादा 3 या असंख्य कितने भी हो सकते हैं। अब मध्यम पुरुष के कर्ता पे आओ। ये हो गए वह, वे दोनों और वे सब। अब जो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं वो है त्वम, युवाम और यूयम। यहाँ जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद हमें देखने को मिला इस त्वम, युवाम और यूयम और इस उत्तम पुरुष में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। यानी चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन दोनों के लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। अब उत्तम पुरुष पे आइए, वो होता है अहम, आवाम और वयम। यानी कि मैं, हम दोनों और हम सब। इस तरह से जो मैं की भावना वाले होते हैं उनको उत्तम पुरुष सबसे श्रेष्ठ मान के अपने आप में, तो वो मैं, हम दोनों और हम सब ये उत्तम पुरुष है। तुम दोनों और तुम सब ये मध्यम पुरुष है, और वह, वे दोनों और वे सब ये प्रथम पुरुष है। इनको पुरुषों के हिसाब से देख लीजिए। थोड़ा सा एंटरटेनिंग हिसाब से देखा जाए तो 3 व्यक्ति हैं, कोई भी लकार है, जैसे यहाँ पे लट लकार ही है, मान लो लट लकार के रूप चलाने हैं, शब्द रूप बनाने हैं, क्रियापद बनाने हैं। तो हमारे पास 3 पुरुष हैं, 3 वचन हैं। तो प्रथम पुरुष में जो एक व्यक्ति विशेष है वो देखिए, पहले सबसे बड़े वाले को देख लीजिए या सबसे छोटे वाले को देख लीजिए। सबसे बड़ा ही बड़ा जो घर में होता है उसकी शादी पहले होती है, उसकी शादी हुई, एक वचन, पहले वाली बीवी। उसके बाद में बहु प्रथा की जो प्रचलन है उसको आगे बढ़ाते हुए उसने दूसरा विवाह किया और तीसरा विवाह। इस प्रकार से बहु हो गई उसके पास बहुत सारी, इसलिए बहुवचन तक पहुंचे उत्तम पुरुष। अब इसका देखिए उसका जो छोटे वाला भाई है वो भी शादी करने जब जाता है तो 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग तरह से बहु विवाह कर लेता है और बहुवचन तक वो भी पहुंचता है। जब 2 बड़े भाई शादी का जो बहु प्रथा को अपना रहे हैं तो छोटे वाला कहाँ रुकने वाला, तो उसने भी इस तरह से 1, 2, 3 तरह से 3 बार विवाह करके बहु प्रथा को उसने भी आगे बढ़ाया है, तो बहुवचन तक पहुंचा। तीनों ही पुरुष और 3 बहुओं यानी 3 विवाह के साथ यहाँ पे आपके सामने है। बहु प्रथा का उदाहरण है ये एक तरह से। तो यहाँ पे कर्ता हमारे सामने है प्रथम पुरुष के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के भी तीनों वचनों में। यहाँ हमारे साथ लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, जितने भी 5 लकार है, कोई सा भी लकार हो, सभी लकारों के लिए पुरुष भी यही तीनों और वचन भी यही तीनों और कर्ता भी यही 9। 3 पुरुष और 3 वचन के हिसाब से 9 कर्ता, और इन 9 कर्ताओं के साथ जो
क्रियापद बनेंगे वो भी 9 बनते हैं हर लकार में। तो 3 यहाँ पे बनते हैं तो 9 हो गए, और 9 जो धातु रूप क्रियापद बनेंगे उनको बनाने के लिए जो प्रत्यय लगने हैं उनको हमने वहां पे बोला था 3 प्रत्यय जो 18 है संख्या में वो लगेंगे। अब उन प्रत्ययों को भी समझना है और उनके अलग हम ये ट्रिक्स के हिसाब से भी कि उनकी अंतिम मात्रा क्या जोड़ सकते हैं उन प्रत्ययों के जमेले में ना पढ़ के, तो वो जो जुड़ने वाली मात्राएं होंगी उनको भी हम रखेंगे, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। आप यहाँ तक का काम समझ पाए और इतना काम अगर होमवर्क के तौर पे आप कंठस्थ कर लेते, याद कर लेते हैं, तो आगे आने वाला जो काम है वो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली क्लास में मिलते हैं उन धातु रूपों के निर्माण की प्रक्रिया में, जहां उनकी मात्राओं के साथ कि कौन सी मात्राएं जुड़ सकती हैं और कौन से लकार में और कौन सी परस्मैत्री आत्मनेपदी धातु के धातु रूप बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उन विशेष बातों को भी हम स्टार पॉइंट के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।